वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज मैं आप लोग के लिए भूकंप एवं सुनामी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाली हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि सुनामी, जो सबसे अधिक मात्रा में सुनामी आया था वो किस सन में आया था। तो देखते हैं, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग लुप्त हो गए थे। यानी कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग लुप्त हो गए थे, यानी कि विलुप्त हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला था। एंड कितने ही नाविकों का अता पता नहीं चला था, यानी कि जो नाव चला रहे थे वो भी विलुप्त हो गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। एंड निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण स्थित इंदिरा पॉइंट तरंगीय झटकों के प्रभाव से विलुप्त हो गया। यानी कि जो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी में जो सुनामी आया था वो बहुत ही भयंकर सुनामी सिद्ध हुआ था। उसमें करोड़ों लोगों की जान की क्षति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूकंप और सुनामी। भूकंप और सुनामी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है कि भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिक्टर स्केल की मदद से होता है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में इसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि भूकंप और जो सुनामी है उसकी तरंग की गहनता को हम किस चीज से मापते हैं। जो भूकंप और सुनामी की तरंग मापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। तो भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता मापने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है वो है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल की मदद से भूकंप और सुनामी की ऊर्जा की तरंग की गहनता को मापा जाता है। एंड उसके बाद है भारत में भूकंप के क्षेत्र, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में भूकंप के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, वहां के लोग हमेशा भूकंप से ग्रसित रहते हैं। तो भारत में प्राय सभी भागों में भूकंप के झटके आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सभी भाग है वहां पे हर एक भाग में भूकंप के कभी ना कभी झटके तो आते ही रहते हैं। एंड उसके बाद लेकिन गहनता और बारंबारता में भारी अंतर होता है, यानी कि गहन कहीं कहीं किसी क्षेत्र में भूकंप अधिक मात्रा में आता है और किसी क्षेत्र में थोड़े से भूकंप के झटके ही आते हैं। इसमें बहुत ही अंतर होता है। इसे ही आधार मानकर भारत को 5 भूकंपीय पेटी में बांटा गया है। यह निम्नलिखित है, यानी कि जो भूकंप आता है वो अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप से आता है। तो इसीलिए भूकंप का भूकंप का जो पेटी है उसको 5 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कि वो पेटी कौन कौन सा है। तो एक नंबर है जोन 1, यानी कि जो भूकंप की जो पेटी है, यानी कि भूकंप का जो लेयर है, टाइप है, उसको आप लोग इसे टाइप भी बोल सकते हैं, उसको 5 भागों में यानी कि 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट का नाम है जोन, यानी कि फर्स्ट जोन। जो फर्स्ट जोन है, इस जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप का खतरा ना के बराबर है। यानी कि जो जोन 1 है उस क्षेत्र में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप का खतरा ना के बराबर है, यानी कि वहां पे भूकंप आना असंभव है, यानी कि संभव नहीं है, वहां पे कभी कभी ही भूकंप आता है। बाय द वे कभी आ गया तो आ गया, वरना वहां पे भूकंप नहीं आता है। एंड उसके बाद हमारा है जोन 2। उसके बाद है जोन 2, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय जो भारत है वहां का तटीय यानी कि जो तट क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र, वो आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना तो होती है, यानी कि उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना रहती है, रीजंस रहता है कि भूकंप वहां पे आने वाली है, बट तीव्रता कम होती है, यानी कि जो भूकंप का जो तरंग का जो तीव्रता है, यानी कि जो तीव्र मात्रा में भूकंप आती है वो कम रहती है, उसका जो मापन है वो कम रहता है, इसीलिए वहां पे खतरा भी कम होता है। यानी कि जो भूकंप आने की संभावना होती है उसकी तीव्रता कम होने के कारण जो खतरा है वो सीमित मात्रा में रहता है, यानी कि खतरा अधिक मात्रा में नहीं होता है, कम मात्रा में खतरा होता है। एंड उसके बाद जोन 3 है, तो यानी कि तीसरा जोन है, इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। यानी कि जो जोन 3 है, यानी कि 3 जोन में जो भूकंप का है उसमें इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा नदी, सिंधु नदी का जो मैदान है, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। यानी कि गंगा सिंधु के मैदान, राजस्थान राज्य एंड गुजरात के कुछ % क्षेत्र है जो इस भूकंप से जोन 3 से ग्रसित रहता है। और यहाँ पे भूकंप का प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन
वह कभी कभी ही विनाशकारी होता है। यानी कि यहाँ पे भूकंप आता है आय मात्रा में, पर उसके झटके कम ही खतरनाक होते हैं। यानी कि भूकंप यहाँ पे आता है पर वो कम विनाशकारी होता है, यानी कि उससे कम मात्रा में क्षति पहुंचते हैं। एंड उसके बाद जोन 4 है, यानी कि जोन 4 में देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें अधिक खतरे की संभावना होती है, यानी कि इसमें अधिक खतरे की संभावना होती है। यानी कि जो जोन 4 है वो काफी डेंजरस होता है, इसमें खतरा अधिक मात्रा में होती है। और इसमें मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, यानी कि जो ये जोन 4 है इसमें मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम की घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है। इन सभी क्षेत्रों में जोन 4 के अंतर्गत अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। इसी वर्ग में, यानी कि इसी क्षेत्र का एक पार्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी क्षेत्र से सटा हुआ है, इसलिए वहां पर भी भूकंप आने की संभावना अधिक मात्रा में होती है जोन 4 के मुताबिक। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक है 5, यानी कि जोन 5। अब हम लोगों ने जोन 4 जोन के बारे में पढ़ा, अभी हमारा जोन है 5। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो जोन 5 है हमारा कि यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है, यानी कि सबसे डेंजर रूप है। यानी कि भूकंप का जो सबसे डेंजर जोन है जोन 5 है। इसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे खतरनाक जोन 5 होता है, इसमें खतरा होना है। तो ये सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्र होता है जोन 5। इसके अंतर्गत गुजरात का कुछ प्रदेश, यानी कि गुजरात का कुछ प्रदेश है, जो कुछ पार्ट है जो सर्वाधिक खतरे में होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वत, यानी कि ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये हमेशा भूकंप से ग्रसित रहते हैं। इसमें जोन 5 के अंतर्गत बहुत ही खतरनाक मात्रा में भूकंप की तीव्रता से गुजरना पड़ता है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्र सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्र आता है। यानी कि जो भूकंप 5 है उसके अंतर्गत, भूकंप 5 का जो जोन है उसके अंतर्गत सिक्किम, दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र, भारत के कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। यानी कि इस सब क्षेत्रों में भारत में कई बार विनाशकारी भूकंप, यानी कि बहुत क्षतिहीन भूकंप आ चुका है। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक है हमारा भूकंपीय तरंगे। यानी कि अब पढ़ेंगे हम लोगों ने भूकंप की जोन के बारे में पढ़ा, डिस्कस किया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भूकंप की तरंगे, यानी कि जो भूकंप में जो कंपन होता है, भूकंप आने से पहले धरती में हमारे कंपन होते, प्लेट्स टकराते हैं आपस में, तो भूकंप की तरंगे निकलती हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप की तरंगे क्या है। तो भूकंप के समय उठने वाले कंपन को मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीय तथा दीर्घ तथा तरंगों में बांटा गया है। यानी कि जो भूकंप के समय उठने वाले जो कंपन होते हैं हमारे पृथ्वी में सतह में, तो उसको मुख्यतः अनेक भागों में बांटा गया है। यानी कि प्राथमिक, जिसको शॉर्ट में पी नाम से जाना जाता है, उसके बाद है द्वितीयक, जिसको सेकंड यानी कि एस नाम से जानता है, एंड उसके बाद दीर्घ यानी कि लॉन्ग, इसको एल से जानते हैं। उसके बाद तरंगों में बांटा गया है। पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, यानी कि जो प्राथमिक तरंग है वो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। उसका जो तरंग होती है, कंपन होती है, वो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। उसके बाद है एस तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। और इसकी गति है, इसका मोशन है जो प्राथमिक तरंग से कम होता है, यानी कि इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होता है, ये धीमी मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। एंड उसके बाद है हमारा अधिकेंद्र। हम लोग अभी पढ़ेंगे अधिकेंद्र के बारे में। भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंगे का सर्वप्रथम अनुभव होता है, यानी कि भूपटल पर वो केंद्र जहां भूकंप की तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे ही अधिकेंद्र कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि अधिकेंद्र जो है उस किसे अधिकेंद्र कहते हैं। अभी अधिकेंद्र का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है अधिकेंद्र मीन्स। तो भूपटल पे वे केंद्र जहां पे भूकंप की तरंगे सर्वप्रथम अनुभव होता है, यानी कि भूकंप आने से पहले जो सर्वप्रथम अनुभव होता है तरंग, उसे ही अधिकेंद्र कहते हैं। उसके बाद है 2 नंबर भूकंप केंद्र, यानी कि भूकंप केंद्र क्या है। तो भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन आरंभ होता है उसे ही भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, इसमें इसका डिफिनेशन शॉर्ट मात्रा में इसका डिफिनेशन पूछ रहा है, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि भूपटल के नीचे वह स्थान जहां पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे ही भूकंप केंद्र कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग होपलेस ना होए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें और इसका आंसर दें कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं।
भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। एंड उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है कि पूर्व कंपन तथा अनुकंपन, भूकंप के आने के पूर्व तथा भूकंप के बाद गहनता के अनेक कंपन होते हैं। यानी कि पूर्व कंपन तथा अनुकंपन भूकंप के आने के पूर्व तथा भूकंप के आने के बाद गहनता के कंपन होते हैं तथा सामान्य तौर पर यह यंत्रों की मदद के बिना इसकी अनुभव नहीं होती। यानी कि जो ये कंपन होता है पूर्व कंपन तथा अनुकंपन, तो इसका अनुभव करना बिना मशीन का संभव नहीं है, बिना मशीन का संभव नहीं, बिना यंत्रों के ये संभव नहीं है इसकी कंपन को महसूस करना। एंड उसके बाद का हमारा टॉपिक है भूकंप से बचने के उपाय। यानी कि हम लोगों ने भूकंप के बारे में पढ़ा, भूकंप के जोन के बारे में पढ़ा, तो अब हम लोगों को पढ़ना है भूकंप से बचने के उपाय। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो अब भूकंप, बाय द वे भूकंप आता है तो उससे बचने के भी तो कुछ उपाय होंगे, कुछ रीजन होगा उससे बचने का। तो देखते हैं कि उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, भूकंप से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो एक नंबर है भूकंप का पूर्वानुमान। यानी कि भूकंप जब आता है तो उससे पहले अनुमान लगाया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने से पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि हाँ भूकंप कब आने वाला है, किस समय आने वाला है और किस जगहों पे, किस क्षेत्रों पे आने वाला है। तो पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। यानी कि जो पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंग को यदि भूकंप लेखी यंत्र, यानी कि जो उसकी मशीन है भूकंप मापने की, उस पर ठीक से मापन किया जाए तो जो तरंगों की प्रवृत्ति है, यानी कि उस किस मात्रा में भूकंप आने वाला है, किस टाइप का भूकंप आने वाला है, इसकी संभावना अधिक से अधिक मात्रा में अनुमान किया जा सकता है। यानी कि किस मात्रा में भूकंप आने वाला है और किस किस क्षेत्रों में भूकंप आने वाला है। तो जो भूकंप का पूर्वानुमान, यानी कि भूकंप मापन यंत्र जो है उसका यूज अच्छे से होना चाहिए। एंड उसके बाद है हमारा टॉपिक 2 है कि भवन निर्माण। यानी कि भूकंप आने से भवन का बहुत ज्यादा क्षति होता है, भवन का, तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, तो इस भवन निर्माण में भी इसका काफी योगदान है। तो भूकंप के विनाश, जो यहाँ पर है भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण। यानी कि भूकंप के विनाश को, यानी कि भूकंप से कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाते हैं तो उसका विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण कराना चाहिए। उसके बाद है स्वीकृति देने से पहले इन तथ्यों की जांच अवश्य होनी चाहिए कि क्या अवैध भवन, यानी कि क्या अवैध भवन भूकंप विरोधी तकनीकों पर आधारित है। यानी कि बिल्डिंग बनाने से पहले इन सभी तथ्यों की जांच अच्छी तरीके से करा लेनी चाहिए कि क्या अवैध भवन भूकंप विरोधी तकनीकों पर आधारित है, भूकंप विरोधी तकनीकों पर डेवलप है। एंड उसके बाद हमारा है 3 नंबर टॉपिक कि जान माल की सुरक्षा। यानी कि जान माल की सुरक्षा कैसे की जाती है। तो किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ता है। क्वेश्चन हमारा है कि टॉपिक हमारा है कि जान माल की सुरक्षा। तो किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पर ही पड़ता है, अधिक मात्रा में व्यक्तियों की जान जाती है, जान माल की क्षति बहुत अधिक मात्रा में होती है भूकंप आने से। भूकंप या सुनामी, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से जान माल की अधिक क्षति होती है। अतः जान माल की सुरक्षा हेतु तो विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता है। यानी कि जो जान माल की सुरक्षा है इसकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है किसी भी भूकंप आने पर। एंड उसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 4 नंबर प्रशासनिक कार्य। यानी कि प्रशासनिक कार्य का क्या मदद हो सकता है भूकंप आने की स्थिति में। तो भूकंप की बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक संथता अति आवश्यक है। यानी कि जो भूकंप की बर्बादी है उसे रोकने के लिए प्रशासनिक टीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अग्रिम कंपन के आधार पर यदि भूकंप की संभावना बनती हो तब इसे तत्काल संभावित क्षेत्रों में घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि अगर भूकंप तत्काल मात्रा में आने की संभावना है तो पहले ही उसे अनाउंसमेंट कर देना चाहिए प्रशासनिक केंद्र को, प्रशासनिक सेवा को कि हाँ भूकंप आने वाला है, ताकि हम लोग पहले से ही सतर्क हो जाए। तो इसलिए प्रशासनिक कार्य भूकंप आने की स्थिति में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। यानी कि गैर सरकारी संगठनों का जो सहयोग है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि भूकंप सहित किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और आम लोगों की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि भूकंप आने की स्थिति में स्वयंसेवी जो संगठन होता है, विद्यालय और आम लोगों की बड़ी से बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये सारे के सारे लोग मिलकर भूकंप से बच सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे
सुनामी से बचाव के उपाय, यानी कि अभी हम लोगों ने भूकंप के जोन, भूकंप कितने खतरनाक मात्रा में आते हैं, भूकंप को किस मशीन से मापा जाता है एंड उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में पढ़ा। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सुनामी से बचाव के उपाय, यानी कि भूकंप से बचने के उपाय तो हम लोगों ने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया उसके बारे में, एंड उसके बाद सुनामी से बचाव के कारण और उपाय भी पढ़ेंगे। तो सुनामी, जितना खतरनाक भूकंप होता है उतना ही खतरनाक सुनामी भी होता है जान माल के लिए। तो सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेश में देखने को मिलता है, यानी कि जो सुनामी का विनाशकारी प्रभाव है वो तटीय प्रदेश में देखने को मिलता है। जो तट, यानी कि जो नदी तट से सटे हुए प्रदेश होते हैं वहां पे देखने को मिलता है सुनामी, अधिक मात्रा में विनाशकारी उसी क्षेत्र में होता है। एंड उसके बाद तट के किनारे कई मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला तरंग, तट के किनारे मछली पकड़ने वाले नाव, मोटर बोट और तट के किनारे बसी बस्तियों को बर्बाद कर देता है। यानी कि जब सुनामी आता है तो तट के किनारे कई मीटर ऊंचे उठने वाले तरंग के कारण, जो सुनामी आने पर उसका जो तरंग है वो कई मीटर तक ऊंचाई तक जाता है, जिससे कि नाव पकड़ने वाले की नाव, मछली पकड़ते हैं जो मछुआरे उनके नाव, और मोटर बोट और तट के किनारे बसी बस्तियों को बर्बाद कर देता है। यानी कि तहस नहस अपनी पानी के कारण, अधिक पानी की ऊंचाई के कारण तहस नहस यानी कि बर्बाद कर देता है। और इतना ही नहीं, समुद्र तट पर पर्यटकों को संभालने का मौका भी नहीं देता। यानी कि जब सुनामी आता है, इतने विनाशकारी रूप में सुनामी आता है, उसका डेंजरस रूप इतना होता है कि वो किसी को संभालने तक का मौका नहीं देता, एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद कर देता है। एंड उसके बाद है हमारा टॉपिक, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो महासागर की तली पर, इसमें इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी है इसमें, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस टॉपिक से रिलेटेड ही सारे के सारे क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक एंड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो महासागर की तली में होने वाले कंपन को किन नामों से जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सुनामी, यानी कि महासागर के तली पर जो कंपन होता है उसको सुनामी के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग को इसका राइट आंसर पता हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुके हैं। एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। जो हम लोग टॉपिक में अभी फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी, जो एशिया के कुछ प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जो है भयंकर तूफान विश्व में आया था। एंड उसके बाद है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहली तरंग पहुंचती है, जो भूकंप से पृथ्वी में कंपन होता है उससे जो पहली तरंग पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे किस तरंग से के नाम से जाना जाता है, तो पी तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। और उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन के, भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। यानी कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा अधिकेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। उसके बाद 5 नंबर है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। यानी कि भूकंप और सुनामी से बचाव के इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान के भरोसे बैठना। यानी कि कुछ ना कुछ तो टेक्निक यूज करना ही चाहिए, बट भगवान के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, जान माल की क्षति ही होगी। तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। एंड उसके बाद है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके बाद ये हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बीच क्या अंतर है। सुनने में जो शब्द है वो सेम लग रहे हैं, बट इसका रीजन, इसका अंतर अलग अलग है। तो भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बीच क्या अंतर है उसे स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर है, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है वो भूकंप केंद्र कहलाता है। यानी कि जो भूपटल के नीचे वह स्थल, वह जगह जहां पे भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, शुरू होता है, उसे ही भूकंप केंद्र कहते हैं, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। एंड उसके बाद है, जबकि भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग
बिल्कुल अच्छे से समझे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच क्या अंतर है। तो भूकंप केंद्र वो होता है जो भूपटल के नीचे, वो स्थल जहां पे भूकंप का कंपन सबसे पहले प्रारंभ होता है, सबसे पहले शुरू हो जाता है भूकंपीय कंपन, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और जब भूपटल पे वेग केंद्र, जहां पे भूकंप का जो कंपन शुरू होता है, उसका अनुमान सर्वप्रथम लगाया जाता है, यानी कि सर्वप्रथम महसूस किया जाता है कि हाँ भूपटल पे कोई कंपन हो रहा है, तो उसे ही अधिकेंद्र कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एंड आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है हमारा 4 नंबर, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। सुनामी जो है उससे बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। तो सुनामी से बचाव हेतु 3 उपाय निम्न है, यानी कि हम लोग देखेंगे कि सुनामी से बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो हम लोग सुनामी की घोर क्षति से बच सकते हैं। तो इसका पहला उपाय है, समुद्र तटीय क्षेत्र के समीप मेगवा वनस्पति को लगने का कार्य किया जाना चाहिए, यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र के समीप मेगवा वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। जो मेगवा नामक वनस्पति होता है वो जो जल का, तेज मात्रा में जल का जो बहाव होता है उसे रोकता है। तो समुद्री तटीय क्षेत्र के समीप मेगवा वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा उपाय है, तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि जो तट क्षेत्र के समीप लोग बसते हैं, लोग रहते हैं, लोगों का निवास होता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि जो शिक्षित नहीं है, जिनको इसके बारे में, सुनामी के बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं है, तो उन्हें जानकारी देना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, ताकि वो सुनामी आने की संभावना से पहले ही वो सतर्क रहें, जिससे उसकी क्षति कम हो सके। उसके बाद तीसरा उपाय है हमारा, समुद्र के नजदीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाए, यानी कि समुद्र के निकट जो कंक्रीट तटबंध होते हैं उसका निर्माण किया जाए, उसे बनाया जाए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि जिसे 100 मात्रा में, 100 वर्ड में, 200 वर्ड में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सारे के सारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सारे के सारे पढ़ लिए। अब ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारा कि सुनामी से आप क्या समझते हैं और सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि सुनामी से आप क्या समझते हैं और सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को ये क्वेश्चन आएगा कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से इसे क्वेश्चन को, इसका आंसर दे सकते हैं। एंड सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आंसर क्या है, हम लोग भूपटल पर रहते हैं लेकिन इसके अंदर का तापमान 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है, यानी कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और इसके अंदर, जो पृथ्वी के अंदर का तापमान है, टेम्परेचर है, वो 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है। और यहाँ उत्पन्न ऊर्जा की तरंग लहरें चट्टान की कंपन उत्पन्न करती है, यानी कि जो यहाँ पे ऊर्जा की तरंग की लहरें होती है, वो चट्टान, जो पृथ्वी की चट्टान है, प्लेट्स है, उसमें कंपन उत्पन्न करती है। इसी कंपन का केंद्र जब स्थल के खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के भूपटल के नीचे जो कंपन होता है, ऊर्जा में चट्टानों की लहरों में जो कंपन, आपस में चट्टान टकराते हैं, उसी कंपन को स्थल पे, यानी कि पृथ्वी पे, उसे भूकंप के रूप में माना जाता है, उसे भूकंप के रूप में बोला जाता है। एंड उसके बाद है, लेकिन जब महासागर के तली पर होता है तो वह सुनामी के नाम से जाना जाता है। और यही क्रिया, सेम यही प्रोसेस, लहरें आपस में टकराने की जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस अगर समुद्र के तली पर होता है, समुद्र में होता है, महासागर में, तो उसे सुनामी का नाम दिया जाता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सुनामी और भूकंप के बारे में क्या डिस्कस हम लोग कर रहे थे, क्या समझ रहे थे। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 3 नंबर, भूकंप एवं सुनामी की विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। यानी कि भूकंप एवं सुनामी जो है, इसके विनाशकारी प्रभाव से बचने का क्या उपाय हो सकता है, क्या यूजफुल तरीका है जिससे हम लोग भूकंप और सुनामी से के विनाशकारी प्रभाव से, डेंजरस प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं। तो आंसर इसका है भूकंप से बचने का उपाय। अभी हम लोग भूकंप से बचने का उपाय पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सुनामी से बचने का उपाय। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, भूकंप का पूर्वानुमान, यानी कि भूकंप का जो है पूर्वानुमान, भूकंप आने से पहले अनुमान तो हो ही जाता है कि हाँ भूकंप आने वाला है।
वैज्ञानिक जो है हमारे काफ़ी हम लोग डिजिटल हो गए हैं, यानी कि काफ़ी यंत्र है, अभी के ज़माने में काफ़ी ज़माना डेवलप हुआ है। तो भूकंप आने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो भूकंप का पूर्वानुमान, पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्रों पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों को की प्रवृत्ति को आधार पर संभावित बड़े भूकंप की पूर्वानुमान किया जा सकता है। यानी कि भूकंप का जो यंत्र है, भूकंप का जो मापन यंत्र है, उस यंत्र को अगर अच्छे से यूज किया जाए तो भूकंप की तरंगों की जो प्रवृत्ति है वो बड़े भूकंप आने से पहले उसे संभावित किया जा सकता है। लोगों में जानकारी दिया जा सकता है कि हाँ, बड़े मात्रा में भूकंप आने वाला है, अधिक विनाशकारी टाइप का भूकंप आने वाला है। उसके बाद है भवन निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक है भवन निर्माण। भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवनों के निर्माण स्वीकृति देने से पहले इन तथ्यों की जांच अवश्य होनी चाहिए कि क्या वेद भवन भूकंप विरोधी तकनीकों पर आधारित हैं। और उसके बाद तीसरा है जान माल की सुरक्षा। किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पे पड़ता है। आई होप आप लोग ये जानते हैं कि जान माल की सुरक्षा, किसी भी भूकंप हो या सुनामी, किसी भी आपदा का सीधा प्रभाव जान माल पे पड़ता है। अतः जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता, यानी कि सुरक्षा बल की विशेष आवश्यकता होती है। उसके बाद है हमारा प्रशासनिक कार्य। भूकंप की बर्बादी को रोकने के लिए जो प्रशासनिक संतकता है, यानी कि अति इंपॉर्टेंट है, यानी कि अति आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अग्रिम कंपन के आधार पर यदि भूकंप की संभावना बनती हो तो, यानी कि भूकंप आने की संभावना बनती हो, यानी कि अग्रिम कंपन के अनुसार, तो इसे तत्काल संभावित क्षेत्रों में घोषित कर दिया जाए। यानी कि भूकंप आने की संभावना है तो उसे लोगों में, जनता में घोषित कर दिया जाए, अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि हाँ, भूकंप आने वाला है, तो आप लोग सतर्क हो जाइए। तो ये प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी है। ये जो जिम्मेदारी है वो प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी है। उसके बाद है गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। गैर सरकारी संगठनों का जो है सहयोग, तो भूकंप सहित किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थानें, विद्यालय, आम लोगों की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि जो भूकंप से बचने का जो रीजन है उसमें स्वयं से ही सेवी संस्थाएं जो है, संगठन है, विद्यालय, आम लोग, सभी के सभी बड़ी की भूमिका जो है, बड़ी मात्रा में भूमिका निभा सकते हैं, निभा के बच सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आप लोग को कैसा लगा? ये सारे के सारे जो टॉपिक एंड क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, पढ़ के इस क्वेश्चन को पढ़ के बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।